बात करनी है वो बात करनी है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। अब देखिए आपके पास जो इक्वेशंस रहेंगे, फॉर एग्जांपल 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। अब यहां पर आप देखेंगे इसके पास जो वेरिएबल है दैट इज टू वेरिएबल। कौन कौन सा? एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है। तो यही हमारा चैप्टर है, आप लोग करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बेटा इसमें आपके पास तीन कंडीशंस है, उसे करने से पहले आपने एक चीज समझनी है, a क्या है, b क्या है और c क्या है। तो देखिए याद रखना है जो फर्स्ट टर्म का जो कांस्टेंट है दैट इज a, फिर आपके पास सेकंड टर्म का कांस्टेंट b और थर्ड टर्म जो आपके पास है c। तो याद रखना ये जो कांस्टेंट है ये हम सिर्फ कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। 5x + 2y = 3 था, यहां पर आपका जो 5 है ये आपका a होगा। हमने जो वेरिएबल्स है वेरिएबल्स की बात यहां पर नहीं करनी है। दूसरा जो आपके पास b रहेगा वो 2 रहेगा, ऐसे आपका 3 जो आपका c रहेगा। मींस जो आपके पास नंबर है वो भी विद साइन। याद रखना है अगर किसी के बीच में प्लस माइनस आता है तो आप प्लस माइनस लिखेंगे। एग्जांपल एक और ले लेते हैं, आपके पास एक इक्वेशन है 5x - 3y = 7। तो इस इक्वेशन में हमने क्या देखना है, सबसे पहले चेक करना है a क्या है, b क्या है और c क्या है। तो चलिए a की बात करते हैं। मैंने कहा कि x के आगे वाला जो नंबर है जो कांस्टेंट है दैट इज a, तो आपके पास a क्या हो जाएगा 5। यहां पर अगर b की बात करेंगे तो आपका b जो है वो हो जाएगा -3। तो a की बात करेंगे 5, b की बात करेंगे -3 और अगर c की बात करेंगे तो आपका कांस्टेंट दैट इज 7। तो आप लोगों को abc समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बात करेंगे, आपके पास जब कभी भी आप इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने में बेटा आपके पास दो इक्वेशन दे रखी होंगी, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। तो जब कभी भी आपने इस चैप्टर को स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करने से जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है इनको कंपेयर करना। कंपेयर करने के बाद आपको चेक करना है कि ये आपके पास यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है। तो उसको करने से पहले हमें समझना है कि आपका a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2 है क्या। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो आपके इक्वेशन गिवन है हम सबसे पहले इसका नाम लिख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। देखिए इससे पहले हम लोग समझ चुके हैं a b एंड c। सो इसी तरह a b c, तो a b c जो फर्स्ट टर्म है दैट इज a, सेकंड टर्म b एंड लास्ट टर्म c, a b एंड c। तो अब a1 की बात करें तो a1 जो होगा आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास ये है, तो दैट मींस a1 आपके पास यहां से क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ओनली 5। अगर मैं इसी तरह b1 की बात करूंगा तो b1 बेटा क्या रहेगा आपके पास y के सामने वाली रकम दैट इज -3, ऐसे आपका c1 आपके पास आ जाएगा 7। तो अगर नीचे आएंगे बेटा तो आपके सेकंड इक्वेशन है, तो सेकंड इक्वेशन में अगेन a2 b2 एंड c2। तो अगर फिर दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं, a1 आपके पास 5 आ जाएगा, a1 a फर्स्ट इक्वेशन से, b फर्स्ट इक्वेशन से, c1 फर्स्ट इक्वेशन से। ऐसे अगर a2 की बात करेंगे तो आपको a निकालना है सेकंड इक्वेशन से, b निकालना है सेकंड इक्वेशन से और c निकालना है सेकंड इक्वेशन से। तो a2 की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी, b2 की वैल्यू +5 एंड c2 की वैल्यू -8। तो इस तरह से करके आपने a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2 आपने निकाला है। तो चलिए अब हम कंडीशन की बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम ग्राफिकली बात करते हैं, मतलब अगर ग्राफ पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो उससे पहले क्या कर सकते हैं आप सिर्फ इक्वेशन को देख करके आप पता लगा सकते हैं कि उसके जो ग्राफ पर सॉल्यूशन बनेगा वो किस तरह का बनेगा। तो चलिए सबसे पहले नंबर 1 फर्स्ट है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन। अब देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस को अगर हिंदी में हम लोग कहेंगे, इसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब इसका मतलब समझ लेते हैं पहले एक बार। तो देखिए बेटा क्या होगा, अगर आप ग्राफ पर इस लाइन को बनाएंगे तो ये लाइन कुछ इस तरह से बनेगी, एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर आपको टच करते हुए बनेगी। तो अगर कंडीशन की बात करें कि कंडीशन रहेगी आपकी a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो आपने ये कंडीशन याद रखनी है कि आपके पास जब इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 आएगा। सेकंड बात करते हैं आपके पास कोइंसिडेंटल लाइंस। इसको हम अगर हिंदी की बात करें, हिंदी में हम इसको बोलते हैं संपाती रेखाएं। अब देखिए संपाती रेखाएं कौन सी होती हैं, अगर आप एक लाइन बना रहे हैं उसी के ऊपर जो आपकी सेकंड लाइन ड्रॉ होगी, मतलब आप इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे
कि एक कोई अलग अलग लाइन है, तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ड्रा होगी तो उसको हम बोलते हैं संपाती रेखाएं। इसके लिए अगर कंडीशन की बात करें, कंडीशन आपकी रहेगी a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो ये सेकेंड कंडीशन रहेगी जिसमें आपके पास दोनों ग्राफ की दोनों इक्वेशन है, अगर उसके ग्राफ प्लॉट करते हैं दोनों एक ही सेम लाइन बनेगी। थर्ड कंडीशन की बात करते हैं, दैट इज पैरेलल लाइन, और हिंदी में अगर बात करेंगे समांतर रेखाएं। तो बेटा अब अगर समांतर रेखाओं की बात करेंगे, आपकी समांतर रेखाएं किस तरह से बनती हैं, तो देखिए आपके पास जब एक लाइन बनेगी दूसरे इसके पैरेलल बनेगी, इसको बोलते हैं समांतर रेखाएं। तो इसकी कंडीशन क्या रहेगी, कंडीशन रहेगी a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो ये आपकी थर्ड कंडीशन रहेगी। जब आपकी जो लाइन आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो आपका तीनों का जो है कंडीशन, पहले दो जो है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 आएगा, और जो लास्ट वाला है c1 अपॉन c2 वो आपके पास इक्वल नहीं आएगा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आपने एक समझनी है, देखिए जब आप कोइंसिडेंटल लाइन और पैरेलल लाइन की बात करते हैं तब तो आप थर्ड c1 अपॉन c2 की बात करते हैं, बट अगर आप इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात करेंगे तो बेटा याद रखना है आपको सिर्फ कंपेयर करना है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2। अगर आपका a1 अपॉन a2 और b1 b2 आपस में बराबर नहीं आता है तो आपने क्या करना है, अपने c1 c2 को नहीं देखना है, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अगली बात करेंगे हम लोग, अगर आप अलजेब्रा से इसे सॉल्व करेंगे तब आप कैसे देखेंगे। तो चलिए अब हम बात करेंगे यही सेम कंडीशंस आपकी अलजेब्रा में क्या रहती है। सबसे पहले नंबर 1 कंडीशन, यूनिक सॉल्यूशन, जिसको हम लोग अगर हिंदी की बात करें तो आपका होता है अद्वितीय हल। तो बेटा याद रखना है जब आपका अद्वितीय हल रहेगा मतलब सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा। अगर आप उसे सॉल्व करेंगे ग्राफ पे या फिर किसी भी तरह या अलजेब्रा से आप उसे सॉल्व करेंगे तो आपका एक ही सॉल्यूशन आएगा। उसके लिए कंडीशन रहती है a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2। तो याद रखना आप लोगों ने जो आपका यूनिक सॉल्यूशन है उसकी कंडीशन रहेगी a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2। अगली बात करते हैं सेकंड, infinitely many solution। अब देखिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन को अगर हिंदी में हम लोग कहें तो इसका होगा अनेक हल। तो देखिए अनेक हल के लिए फिर आपके पास कंडीशन क्या रहेगी, a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2। तो इसमें आपके जो तीनों रेशियोज है, जो तीनों अनुपात है वो आपके क्या रहेंगे, आपस में बराबर रहेंगे। नेक्स्ट लास्ट बात करते हैं आपके पास, इसको हम बोलते हैं कोई हल नहीं, मतलब नो सॉल्यूशन। तो जब हम लोग बेटा नो सॉल्यूशन की बात करते हैं इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करने की बात करेंगे इसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या रहेगा, a1 upon a2 equals to b1 upon b2 और लास्ट में c1 upon c2 इक्वल नहीं होता। तो याद रखना आप लोगों ने जब कभी भी आप अलजेब्रिकली सॉल्व करेंगे तो आपको सिर्फ फर्स्ट वाला क्वेश्चन दैट इज a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2 ही आपको सॉल्व करना है। तो चलिए अगली बात करेंगे हम लोग कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। तो देखिए सबसे पहले तो बेटा आप लोगों ने समझ लेना कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है। अगर आपके पास कोई भी सॉल्यूशन रिजल्ट होता है, मतलब कोई भी सॉल्यूशन जो एग्जिस्ट करता है उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। अगर कहीं पर कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। अगर हिंदी की बात करें तो संगत और असंगत। तो याद रखना है आपके पास यहां पर भी एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें तो बहुत सारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो दोनों में सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो दैट मींस इट इज अ कंसिस्टेंट। यहां पर आपके पास एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो दैट इज अ इनकंसिस्टेंट। तो चलिए लिख लेते हैं। तो आपके पास फर्स्ट वन इज कंसिस्टेंट। अगर हिंदी की बात करें तो ये आपके पास है संगत हल। सेकंड कंडीशन, ये भी आपके पास यहां पर भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं बहुत सारे, ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। और यहां पर हिंदी में भी आपके पास क्या आ जाएगा, संगत हल। अब लेकिन जो लास्ट वन है इसको अगर हम लोग देखेंगे इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो दैट मींस ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है, असंगत है। तो इसको लिख देते हैं इनकंसिस्टेंट और हिंदी में अगर लिखेंगे तो आपके पास असंगत हल।
तो अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में जो तीनों चीजें कराई हैं, चाहे आप ग्राफिकली की बात करें, चाहे आप एल्जेब्रिकली की बात करें, या फिर आप कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट की बात करें, तो बेटा ये जो है इस पे बेस्ड आपको एक क्वेश्चन आ जाता है, डेफिनेटली आता है 2 नंबर का या 3 नंबर का, जिसमें आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ k और फाइंड द वैल्यू ऑफ p। आपकी बुक में एक्सरसाइज जो है उसमें भी आपको 3.2 में एक ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसलिए आप लोगों ने इसको थोड़ा सा एक बार लर्न कर लेना है, जैसे ये लर्न होगा बेटा ये चैप्टर बहुत इजी आपके लिए हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।